हेलो एंड वेलकम टू द आई एस अकेडमी। आज है तारीख 7 मार्च और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर है। अब यह न्यूज़ में क्यों है? दरअसल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA ने एक गाइडलाइंस जारी करी है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया रेगुलेशंस 2023। इसका मकसद ये है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के जो जान जाते थे, जो हमारी पावर लाइन जाती है, जो इलेक्ट्रिक लाइन जाती थी, उससे वो कोलाइड करते थे, उससे उनकी जान जाती थी। इससे उनकी जो संख्या थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती थी और ये हमारे लिए चिंता की बात है क्योंकि ऑलरेडी ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। मतलब इनकी जो संख्या है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो ऐसे में जो पावर लाइन्स होती है, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, वहाँ पर अगर वो कोलाइड करते हैं तो और ज़्यादा उनकी मृत्यु दर सामने आ रही थी। तो इसी को कम करने के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये गाइडलाइंस जारी करी हैं। इस गाइडलाइंस में है क्या बेसिकली कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी जो 33 kV या उससे कम वोल्टेज की होंगी उसे आपको अंडरग्राउंड निकालना होगा। जहाँ भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो एरियाज है वहाँ पर 33 kV या उससे कम वोल्टेज का जो भी लाइन होगी वो अंडरग्राउंड होगी और जो 33 kV वोल्टेज के ऊपर होंगी, जो ओवरहेड लगानी भी होंगी, तो वहाँ पर आपको फ्लाइट डाइवर्टर्स इंस्टॉल करने होंगे। ये फ्लाइट डाइवर्टर्स क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं इसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे ताकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो उनको इजीली आइडेंटिफाई करें पावर लाइन को और उनके जो कोलिजन है उसको कम कर सकें। तो ये अगर रेगुलेशन अगर यूपीएससी आपसे पूछती है तो वो हमें पता होना चाहिए। बट यहाँ पर मेन क्वेश्चन आपसे बेसिक फैक्ट पे आएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बेसिक फैक्ट क्या हैं। तो ये पूरे प्लेनेट का एक हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है और ये राजस्थान का एक स्टेट बर्ड भी है और ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है ये। तो यह 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है तो राजस्थान में तो मिलेगा ही। उसके बाद ये गुजरात में पाया जाता है और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। और अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये ड्राई ग्रासलैंड एरिया में पाया जाता है। तो इसीलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान, गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे जो ड्राई एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इनके फूड हैबिट्स की बात करें तो ये ओमनिवरस होते हैं जो कि एंथ्रोपोड्स, वर्म्स, स्मॉल मम्मल्स, स्मॉल रेप्टाइल्स को ये फीड करते हैं। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये इंडिया में जितने भी बस्टर्ड स्पीसीज होते हैं, 4 बस्टर्ड स्पीसीज हैं इंडिया में, उसमें ये लार्जेस्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और अगर हम इनके प्रोटेक्शन स्टेटस को देखें तो IUCN की लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर की कैटेगरी में रख रखा है और जो साइट्स कन्वेंशन है उसके लिए अपेंडिक्स 1 में रख रखा है। अपेंडिक्स 1 मतलब इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। और जो हमारे देश का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसमें भी इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। मतलब इसकी हंटिंग, पोचिंग सब इलीगल है। और इनके लिए जो मेजर थ्रेट्स ये हैं कि जो भी पावर लाइन्स होती हैं उनसे ये कोलाइड करके इनकी संख्या कम हो रही है। दूसरा, इनका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है उससे भी इनकी संख्या कम हो रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी एफर्ट ले रही है ताकि इनकी जो संख्या है उन्हें बढ़ाई जा सके। तो यूपीएससी अगर पूछेगी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे तो वो इन्हीं फैक्ट पे पूछेगी। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ बाहुबली को लेकर है। अब ये बाहुबली क्या है? ये मूवी नहीं है, ये एक क्रैश कैरियर है। मतलब जिस आप रोड पे चलते होगे तो आपको ये बैरियर नज़र आता होगा। तो पहले ये स्टील का बना होता था, बट स्टील का बना होने से क्या दिक्कत थी कि एक तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, दूसरा ये स्टील इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी पॉल्यूटेड मानी जाती है और इसकी जो रिसाइकलिंग वैल्यू है वो भी कम है। तो ये एक तरीके के घाटे का सौदा है। बट इसकी जगह हम ये बांस की बल्ली यूज़ करें जिसका नाम बाहुबली रखा गया है तो इससे कई फायदे हो सकते हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ऐसी पहली कंट्री जिसने 200 मीटर लंबी बम्बो क्रैश बैरियर को यूज़ किया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के चंद्रपुर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में जो हाईवे है वहाँ पर इसे यूज़ किया गया है। अब क्रैश बैरियर क्या होता है? ये हाईवेज के साइड में लगा होता है ताकि एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सके। मतलब अगर ये व्हीकल जो होते हैं वो एक्सीडेंट के बाद में सड़क से क्रॉस करके किसी पहाड़ में ना गिर जाए, इस वजह से ये क्रैश बैरियर लगाए गए होते हैं। अब ये बम्बो जो क्रैश बैरियर होते हैं इसके बारे में बेसिक फैक्ट क्या है? तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट ये है कि इसकी जो टेस्टिंग हुई है वो गवर्नमेंट द्वारा इंस्टीट्यूट जो है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स में इसकी टेस्टिंग हुई है। और इसमें जो बम्बो स्पीशीज लगाया गया है इसका नाम है बम्बोसा बाल्कोआ और इसके ऊपर क्रेसॉट ऑयल और साथ ही साथ हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE की भी कोटिंग की गई है ताकि इसे फायर से रेजिस्ट किया जा सके और इसके मजबूती मिल सके। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो बम्बो की जो यूज़ होगी वो बढ़ जाएगी, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा, इससे स्टील के यूज़ में कमी आएगी और स्टील का अन्य जगह यूज़ ज़्यादा हो सकता है जैसे हाउसिंग आता है इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर इसकी प्राइस कम होगी। तो इसके कई सारे फायदे हैं। तो इसलिए बाहुबली चूँकि न्यूज़ में है तो यूपी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ हॉल मार्किंग को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स है BIS उसने नया रूल बनाया है जिसके बाद होगा क्या, जितनी भी हमारी गोल्ड ज्वेलरीज होंगी और जो गोल्ड आर्टफैक्ट्स होंगे उसको आप बेच नहीं पाओगे अगर उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा। तो मतलब अब ये मैंडेटरी है। इससे पहले 2021 में जब HUID जो हॉलमार्किंग है वो मैंडेटरी नहीं थी,
मतलब वो वॉलेंट्री थी कि आप अपनी ज्वेलरीज में इस HUID मार्क है उसे आप यूज़ कीजिए और फिर बेचिए। बट अब 31 मार्च 2023 के बाद से जो भी ज्वेलरी बेची जाएगी उसमें आपको ये हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, अदरवाइज आप इसको बेच नहीं पाओगे। पर इसमें एक राहत की बात ये भी है कि जिनके पास में जो पुरानी ज्वेलरीज होंगी वो बिल्कुल वैलिड होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट 31 मार्च 2023 के बाद से जो भी ज्वेलरी बेची जाएगी उसमें ये हॉल मार्किंग होगी, जिसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अगर हम हॉल मार्किंग को देखें तो ये कब से स्टार्ट की गई थी? ये 2000 से स्टार्ट की गई थी, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS ने स्टार्ट किया था। और अभी जो नई मार्किंग है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 2021 से चालू हुई थी। बट ये वॉलंटरी था, इसे मैंडेटरी नहीं बनाया गया था। बट अब जाके इसे मैंडेटरी बना दिया गया है। मतलब 31 मार्च 2023 के बाद से इस HUID का मार्क होना बहुत जरूरी है आपकी गोल्ड ज्वेलरी पे। और इस ऑर्डर का नाम है हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर 2022। अगर हम इस HUID के मार्क के पहले की बात करें, तब जो हॉल मार्किंग होती थी गोल्ड ज्वेलरी में, उसमें 4 लोगोस होते थे। BIS का लोगो होता था, प्योरिटी ऑफ आर्टिकल, लोगोस ऑफ ज्वेलर एंड सेलिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर। तो ये 4 लोगोस होते थे। बट अब HUID के बाद में 3 मार्क होंगे। एक तो BIS का लोगो होगा, दूसरा प्योरिटी ऑफ आर्टिकल होगा और तीसरा होगा 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप ये देख पा रहे होगे ये ज्वेलरी है। तो यहाँ पर आपको एक तो BIS का मार्क दिखेगा, उसके बाद आपको प्योरिटी ऑफ गोल्ड दिखेगी कि 22 कैरेट का है कि 24 कैरेट का है। उसके बाद में 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा और ये हर ज्वेलरी के लिए बिल्कुल यूनिक होगा। तो इससे आपको सेलर से रिलेटेड, ज्वेलर से रिलेटेड कई सारी जानकारी आपको इस कोड के जरिए मिल जाएगी। तो इससे आपकी जो ज्वेलरी होगी उसमें एक ऑथेंटिकेशन का पता चलेगा और इसको आप चेक भी कर सकते हो। आपको बस BIS का केयर ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। और ये जो HUID नंबर है इसको डाल के आप चेक कर सकते हो कि ये ज्वेलरी ऑथेंटिकेट या वैलिड है या नहीं है, या फिर ये डुप्लीकेट या फर्जी ज्वेलरी तो नहीं। तो इसको आप क्रॉस चेक इजीली कर सकते हो। इससे जो मार्केट में जो गोल्ड है उसकी क्वालिटी मेंटेन रह सकती है और जो कंज्यूमर है जो कभी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, फर्जी ज्वेलरी जिनको बेच दी जाती है, तो वो भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ हो गई हॉल मार्किंग को लेकर। UPSC ने कई स्टैंडर्ड्स को लेकर पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो हॉल मार्किंग को लेकर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल सेबी ने पहले ही अप्रूवल दे दिया था NSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्च करने के लिए, और फाइनली इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा लॉन्च कर दिया गया एज ए सेपरेट सेगमेंट ऑफ NSE। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एम क्या होगा? दरअसल जो NSE होती है उसमें जो कंपनीज जो फंड रेज करती है, जो शेयर उनके लॉन्च होते हैं, तो वो बेसिकली फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं जिनको अपने फर्म के लिए कैपिटल चाहिए होता है। बट यहाँ पे जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर जो कंपनीज आएंगी, जो सोशल इंटरप्राइज आएंगी, इनका जो इंटेंट होगा, इनका जो वर्किंग होगा वो सोशल सेक्टर्स में होगा। मतलब ये जो फंक्शन करेंगे ये सोशल सेक्टर्स में करेंगे, ताकि ये अपने जो सोशल इनिशिएटिव हैं उन्हें फंड कर सकें। साथ ही साथ उन्हें विजिबिलिटी प्रोवाइड होगी उन सोशल इंटरप्राइजेस को, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी जब वो फंड रेज करेंगे, और उनके यूटिलाइजेशन में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? तो इसकी एलिजिबिलिटी कोई भी सोशल इंटरप्राइज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज हो, बट उनका जो मेन इंटेंट होना चाहिए वो सोशल सेक्टर्स में होना चाहिए। मतलब सोशल इंटेंशन के साथ उनकी जो फंक्शनिंग हो वो होनी चाहिए। तो ये फंक्शन कैसे करेगी? तो इसमें सोशल इंटरप्राइज जो है वो कैपिटल रेज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इक्विटी, डेट और म्यूचुअल फंड की यूनिट के तौर पर भी वो फंड रेज कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम इशू साइज होगा वो 1 करोड़ रुपए रखा गया है। चूंकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज सोशल सेक्टर्स के लिए लाया गया है, तो UPSC इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो UPSC ने 2014 के प्रीलिम्स में पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। पहला है द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। सेकेंड है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। थर्ड है द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव हैज़ हैव बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। मतलब तो इन तीनों इंटरनेशनल एग्रीमेंट में से कौन सा जो ट्रीटी है वो इस बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है या उसके लिए बनाई गई है। तो अगर हम पहले ट्रीटी को देखें, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, तो ये डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जब आप जेनेटिक रिसोर्स को प्रोटेक्ट करते हो तब आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हो, इसके मिसयूज को रोकते हो ताकि इसका इक्विटेबल शेयर हो सके। तो ये डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। सेकेंड है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये भी सही है, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन जब आप रोकते हो तो आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। और तीसरा है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसमें भी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि
इसमें नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, दोनों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, उनके रिस्टोरेशन के लिए अवेयरनेस के साथ में फंड भी दिया जाता है। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है डेफिनेटली ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसको सिक्योर रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 3। मतलब ये तीनों जो अरेंजमेंट है, तीनों जो एग्रीमेंट है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से। तो इसका आंसर होगा डी 1 2 3। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हो करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।